धामी का बड़ा बयान आया है। इसी साल लागू होगा यूसीसी, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कमेटी जल्द ही सौंपेगी यूसीसी का ड्राफ्ट। धामी की तरफ से जानकारी भी साझा की गई है और बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि इसी साल उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूसीसी पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान, क्या कुछ कहा सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारा संकल्प है कि हम जल्द से जल्द उसको लाएंगे और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद हमको मिल जाएगा और मिलते ही हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी वर्ष इस प्रक्रिया को हम बढ़ाने वाले हैं। सर, उत्तराखंड पहला ही राज्य होगा सर यूनिफॉर्म सिविल लेके? निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी के भी मुख्य एजेंडे में हमेशा से रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 2022 के आम चुनाव में इस पर अपना मत दिया था, अपना समर्थन दिया था और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी बदली थी। एक लगातार जो यहाँ पर इस प्रकार का वो था कि एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार बनती है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। उस परिपाटी को और उस मिथक को तोड़ने का उत्तराखंड की जनता ने ये महान कार्य किया था और उसी कारण उसी में हमने यह भी संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और उत्तराखंड की जनता ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए हम सबसे पहले इसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, एक लंबी प्रक्रिया और लंबी कवायद के बाद कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कमेटी बहुत जल्द ड्राफ्ट सौंपेगी और इसी साल हम यूसीसी लागू करेंगे। सवाल यह कि अब सिर्फ 4 महीने का समय बचा है, क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए अमित, इसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं कि आप देखिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जनसंघ के जमाने से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन इस एजेंडे को बाहर निकाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और वो टाइमिंग थी ठीक 2022 का, जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में चल रहा था। उससे पहले बीजेपी ने ये घोषणा की थी कि यदि सरकार बनती है, बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। 2022 में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनते ही तत्काल बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने तमाम लोगों से, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों से सुझाव लिए, 1-to-1 मीटिंगें भी की। उसके बाद ड्राफ्ट तैयार भी हो गया। इस ड्राफ्ट को जिस तरह से पहले बताया गया था कि 30 जुलाई को इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंपा जाना था, लेकिन कुछ डिले हुआ। अब ठीक आप टाइमिंग देखिए कि बागेश्वर का विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उत्तराखंड सबसे पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन अब इसमें इस बयान में कुछ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा कि मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि इसी साल यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा। जल्द ही जो कमेटी है वो ये ड्राफ्ट सौंपेगी। ठीक है सुनील, अब देखना यह भी होगा कि मॉनसून सत्र में क्या सरकार ये बिल लेकर आती है, उससे पहले क्या कमेटी ड्राफ्ट सौंप देती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लाख टके की बात की और बात बीजेपी की तैयारी की, क्योंकि मिशन 80 को लेकर बीजेपी की तैयारियां चौतरफा हो रखी हैं और इसी को लेकर राजधानी लखनऊ में गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने के लिए विमुक्ति दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 153 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। बैठक के जरिए ये संदेश दिया गया कि प्रदेश के पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए मोदी और योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया और बीजेपी ने धूमधाम से विमुक्ति दिवस का आयोजन किया और इसे मनाया। समारोह में 153 जातियां शामिल हुई और प्रदेश में इन जातियों की आबादी 15% गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं। विमुक्ति जातियों की अगर बात कर लें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 2024 में मिशन 80 को लेकर बीजेपी चौतरफा तैयारी कर रही है। प्रदेश में गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया। बीजेपी का मानना है कि अगर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कब्जा जमाना है तो सभी वर्गों का साथ जरूरी है। ऐसे में गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में शामिल जातियों को एक साथ लाने की कोशिश की गई।
उत्तर प्रदेश में 153 पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी ने विमुक्ति दिवस समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी की 153 जातियां शामिल हुई। दरअसल विमुक्त जातियों की श्रेणी में यूपी के करीब 15% आबादी आती है। इन श्रेणियों में करीब सभी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। दरअसल यूपी में गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों के लिए और विमुक्त समाज के लिए भी बड़े स्तर पर उनके मान सम्मान सुरक्षा से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर अभी बहुत काम करने बाकी है। सामाजिक दृष्टि से लोगों ने उस विषय को भी रखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जो हमारा संकल्प है हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने विमुक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो देश में विमुक्ति जातियों को सम्मान नहीं मिलता। राजभर ने ऐलान किया कि अगले साल दिल्ली में विमुक्ति दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आज मैं ऐलान करता हूं, आप सब लोगों का इसी तरीके से आशीर्वाद और सहयोग रहा तो अगली बार 31 अगस्त जब विमुक्ति दिवस आएगा, इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी में मना रहे हैं और अगली बार देश की राजधानी दिल्ली में विमुक्ति दिवस को मनाने का हम लोग काम करें। अब आपको बताते हैं विमुक्ति जातियां हैं कौन। दरअसल 1871 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। देश की 1200 जातियों को एक्ट में शामिल किया गया। 1952 में सरदार पटेल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म कर दिया। अंग्रेजों के बनाए काले कानून से इन जातियों को मुक्ति मिली। विमुक्ति वो जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने का काम किया, यानी आजादी दिलाने में इन जातियों का काफी योगदान रहा है। अब योगी सरकार इन जातियों को सम्मान दिलाने के लिए कई बड़े काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने भी इन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए गुजरात से इस अभियान को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल जनसंख्या के 15% ये विमुक्ति जातियां हैं। इसको घोसी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है तो 2024 के लिए एक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव, ओबीसी और पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक समेत 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाएंगे। वहीं पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा है कि इन पार्टियों की अपनी आपसी सहमति कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि ये पीएम सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि मुंबई मंथन में क्या क्या हो सकता है। गठबंधन के संयोजक पर चर्चा, साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता पर चर्चा भी इस बैठक के दौरान हो सकती है। इस मीटिंग में गठबंधन का लोगो भी तय हो सकता है और गठबंधन के झंडे पर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग पर भी बात बन सकती है। लेकिन अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि जब 2 दिवसीय गठबंधन की बैठक समाप्त होगी तो क्या बड़ी बातें सामने आएंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच ये तीसरी बैठक है। विपक्ष का दावा है कि मुंबई की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं।
इस बैठक में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। इंडिया में सामूहिक लड़ाई है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी ने वार करते हुए कहा कि इनके गठबंधन में पीएम पद को लेकर आम सहमति नहीं बन सकती है, क्योंकि सियासी गलियारों में खबर है कि गठबंधन के संयोजक को लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने नेता को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। इन्हीं खबरों को लेकर बीजेपी को विपक्षी गठबंधन पर वार करने का मौका मिल गया। कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज घमंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। ध्यान में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने जाते जाते 2 प्रधानमंत्री दिए और देश के 2 टुकड़े करा दिए। ये नई इंडिया आई है जो 5-5 प्रधानमंत्री देने का वादा कर रही है, और प्रधानमंत्री क्या, अभी से ही उनमें जो आपस में घुसपैठ चल रही है। कोई कहता है हम वेस्ट बंगाल में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, कोई कहता है हम यूपी में नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार का वातावरण अभी से रियासतें बांट रखी हैं। पता ही देश का क्या होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। मुंबई में चलने वाली 2 दिनों की बैठक में विपक्ष को 5 सवालों के हल निकालने हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन से नेता होंगे, गठबंधन का लोगो क्या होगा, गठबंधन का झंडा कैसा रहेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इन सवालों पर विपक्ष को मंथन करना है। हालांकि बीजेपी इनके मंथन पर सवाल उठा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सफल हो गया आखिर तक कहीं ना कहीं, क्योंकि आज भी पढ़ रहा था सभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया। प्रधानमंत्री तो एक बनेगा। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हो, हमें देश को पता ना हो कि वो दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और फिर जीतने को उम्मीद रखो तो वो मेरी लागत सबकों के बराबर हो। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आगे माना जा रहा था, लेकिन नीतीश ने संयोजक पद से अपने आप को अलग कर लिया है। खबर है कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में हैं। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन संयोजक बनता है, ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू और संतों के खिलाफ बोलने का ठेका ले चुके हैं। अक्सर अपने बयानों से विवाद में रहने वाले स्वामी मौर्य ने अब पद्मश्री धर्मगुरु रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। लगातार हिंदू और धर्मगुरुओं पर विवादित बयान देने वाले स्वामी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के बाद अब संत का अपमान कर दिया है। पद्मश्री रामभद्राचार्य पर अमर्यादित टिप्पणी की है और स्वामी ने जगत गुरु को अल्पज्ञानी बता दिया है, जिस पर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा प्रहार भी किया। बीजेपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है। मूर्ख, पागल और सठियाया हुआ व्यक्तित्व है, वो पराजित है राजनीति में। शायद यही बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लग गई है, इसलिए वो एक बार फिर विवादित बयान देने से नहीं चूक रहे हैं।
लगता है स्वामी और विवादों का चोली दामन का नाता हो चुका है। कभी प्रभु राम के खिलाफ जहर बयानी करते हैं तो कभी हिंदू आस्था पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने एक संत का अपमान किया है। धर्मगुरु रामभद्राचार्य का अपमान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत को अल्पज्ञानी बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको ये नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग के मेरिट से ऊंची जा रही है। दरअसल धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने आरक्षण को लेकर कहा था कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद ने संत का अपमान किया। स्वामी प्रसाद के बयानों पर बीजेपी अक्सर प्रहार करती रहती है। घोसी चुनाव पर बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी पर जमकर प्रहार किया। वो श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी इनके बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूं, वह कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 101%। विवादित बयान देने वाले स्वामी का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार गलत बयानी करते रहे हैं। संत के खिलाफ टिप्पणी से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। उस समय ये जनता जो जनार्दन का रूप होती है, जिसको विपक्षी गाली देने का कार्य करते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी जिस सनातन परंपरा को गाली देने का कार्य करती है, वही सनातन परंपरा के लोग, वही सर्वधर्म के लोग आप देखेंगे कि 17 में जैसे सफाई कर दिए, उसी तरह 27 में समाप्त कर दिए। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञान पर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती दी है। अगर स्वामी को धर्म की समझ नहीं आ रही तो वो उनसे आकर डिबेट कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अमृतकाल के बीच संसद का विशेष सत्र सितंबर में बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी है और इस सत्र में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई अहम बिल इस सत्र में आ सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए सत्र की जानकारी दी। प्रहलाद जोशी ने लिखा कि 5 दिन चलेगा संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर तक 5 बैठकें होंगी। 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र है ये। कई अहम बिल पास हो सकते हैं इस सत्र के दौरान। वहीं विपक्ष को सत्र पर ऐतराज है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस सत्र में कई अहम बिल भी पास हो सकते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अब विपक्ष ने इस सत्र पर एक शिगुफा छोड़ दिया है। देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट्स क्यों चुनी गई।
सवाल है कि संसद के विशेष सत्र से आस्था पर कैसे चोट? अगर इस सत्र के जरिए देश के विकास से जुड़े बिल पास हो सकते हैं तो ऐसी सियासत कितनी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। देश में जगह जगह बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है और इस बार 2 दिन राखी मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल के बच्चों के बीच राखी का त्योहार मनाया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रक्षाबंधन मनाने के लिए छोटे बच्चों के बीच पहुंच गए। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपने साथ राखियां लेकर आए थे और उन्होंने पीएम की कलाई पर राखी भी बांधी। इस मौके पर पीएम मोदी ने छोटे बच्चों से बातचीत की, उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान बच्चों के बीच पीएम मोदी बेहद खुश नजर आए। वहीं बच्चे भी पीएम मोदी से मिलकर खुश दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बच्चियों के बीच पर पहुंचे और पीएम को अपने नजदीक पाकर बच्चियां भी काफी ज्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित नजर आई हैं। बच्चियां अपने साथ राखियां भी लाई थी। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की, उन्हें राखी भेंट की, उनके कलाई पर राखी बांधी और कई छात्राओं ने वहां पर कविताएं भी गाकर पीएम को सुनाए हैं। दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है, उनका स्नेह है बच्चों के प्रति। आपने हर बार देखा होगा 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद भी वो बच्चों के बीच चले जाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचे बच्चों के बीच और आप देखिए कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर खुश हैं, उत्साहित हैं और पीएम मोदी भी उनको लाड कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और इन बच्चियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं। उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बहुत महान थी। भारत में होने वाले घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए वायकॉम 18 ने अगले 5 साल के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। टीम इंडिया के घरेलू मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर अब स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क करेगा। वहीं पर मोबाइल और लैपटॉप पर जियो सिनेमा भारतीय टीम के घरेलू मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स ई नीलामी के जरिए बेचे हैं। 5 सालों में 88 घरेलू मुकाबले होंगे, जिनमें 25 टेस्ट मैच, 27 वनडे मुकाबले, 36 T20 इंटरनेशनल मैच शामिल हैं। तो वायकॉम 18 आगामी 5 सालों के लिए 5,966 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। और इसी के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।